वीडियो में ज्योग्राफी का GS1 का जो सवाल आया था क्रायोस्फीयर पे, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। और ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले एक चीज ये बताना चाहूंगा कि सिलेबस उसमें एकदम प्रिसाइज नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो उसमें प्रिसाइज सिलेबस है कि जुडिशरी का के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में है, फेडरलिज्म के बारे में है, इशूज ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो ये सब डायरेक्टली मेंशन्ड है। ज्योग्राफी में देखेंगे कुछ कुछ डायरेक्टली आपका मेंशन है। जैसे अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप कह सकते हैं ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज के बारे में, साइक्लोन्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज, सुनामी, अर्थक्वेक और चेंजेस इन द जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। तो वाटर बॉडीज में अगर वेटलैंड पे सवाल आ जाए, आइस कैप में अगर क्रायोस्फीयर या आर्टिक आइस पे सवाल आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्टली आपके सिलेबस से आया हुआ सवाल है। और फिर उसके सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें पूरी फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है। तो ये टॉपिक अपने आप में ब्रह्मांड है। लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक जो आप टॉपिक डायरेक्टली से, फॉर एग्जांपल अगर पेपर 2 में SHG और एनजीओ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट है। तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा आपको सिलेबस से कुछ आपको आइडिया मिलेगा, ज्यादा आइडिया आपको प्रीवियस ईयर से मिलेगा। और स्पेसिफिकली आपका यहाँ पे जो वाटर बॉडीज लिखा हुआ था, और साथ में जो टॉपिक है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स करके डायरेक्टली मेंशन आपके सिलेबस में, वहीं से ये सवाल उठ के आया है। तो इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। और दूसरी बात, ज्योग्राफी के हर सवाल में आपको मैप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें है कि आप मैप डायग्राम में कुछ एक्स्ट्रा क्या बता देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अर्थ दिखा देंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पे आप आइस दिखा देंगे, टाइबेटन प्लेटू में आइस दिखा देंगे, बस यही तो करेंगे। लेकिन हाउ डज इट अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट, आप उससे नहीं दिखा पाएंगे। अब दिखा पाएंगे तो अल्टीमेट है। अगर दिखा पा रहे हैं तो वो डायग्राम वैल्यू ऐड कर रहा है, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप दिखा पा रहे हैं कि कैसे वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ओसनिक सर्कुलेशन, एल्बिडो को बढ़ा रहा है, या फिर कैसे वहां पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अंडरनीथ हो रही है, रिवर्स का फॉर्मेशन वहां से हो रहा है, अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज से क्या दिक्कत हो गया, राइज इन सी लेवल उससे कैसे हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप बता पाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो तो आप डायरेक्टली लाइन में लिख भी सकते हैं। तो अब इसमें डायरेक्ट इसका सवाल है कि हाउ क्रायोस्फीयर अफेक्ट्स द ग्लोबल क्लाइमेट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है क्रायोस्फीयर। मेन जो बॉडी है उसमें आपको 6-7 पॉइंट लिखने हैं कि हाउ डज इट इम्पैक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट, जो आपका क्रक्स है। और लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इस क्रायोस्फीयर को आप बचा कैसे सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया है, क्रायोस्फीयर रिफर्स टू द। और ये सारा जो मेरा रिटन आंसर है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और क्रायोस्फीयर का डेफिनेशन देखिए, इट रिफर्स टू द फ्रोजन वाटर लाइक स्नो, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट। इट इज फाउंड इन आर्टिक, अंटार्कटिक, टाइबेटन प्लेट्यू, अपर हिमालयस, परमाफ्रॉस्ट एटसेट्रा। क्या क्या इंपैक्ट करता है। तो अब कुछ भी ज्योग्राफी में अगर आपसे पूछा जाए, तो आप लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर के एंगल से सोचिए। अब क्रायोस्फेयर का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब आप सोचिए लैंड के एंगल से, वाटर के एंगल से और एयर के एंगल से। एयर के एंगल से सबसे पहले सोचिए, तो टेम्परेचर और प्रेशर आसपास चेंज होगा। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, प्रेशर सही तो बनता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही तो विंड मूव करेगी। फिर उसके बाद देखिए, आसपास केवल एयर ठंडी नहीं होगी, वाटर मास भी ठंडा होगा, जिसकी वजह से ओशन करंट्स का फ्लो इंपैक्ट होगा। उसके अलावा देखिए, अब मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्ट करने से रिवर्स बनती है, अल्टीमेटली राइज इन सी लेवल भी उसी की वजह से हो रहा है। उसके अलावा जब आप लैंड पे आएंगे, तो अब देख लीजिए कि जो आइस का अच्छा खासा एल्बिडो होता है, तो काफी वो सनरेज को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को हीटिंग, एक्स्ट्रा हीटिंग ऑफ द अर्थ से बचाता है और हीट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। एल्बिडो उसका काफी ज्यादा होता है, जो आपको मेंशन करना है। और उसके अलावा आप देखेंगे, परमाफ्रॉस्ट के बारे में आपको पता होगा, तो क्रायोस्फीयर के नीचे क्या होता है कि काफी मीथेन और CO2 सिक्वेस्टर्ड है। अब दिक्कत क्या होती है कि एक टिपिंग पॉइंट का एक कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि जैसे अभी CO2 का कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारे आइस पिघल रहे हैं। वो पिघलने से क्या होगा, तो उस आइस के नीचे जो CO2 है और CH4 है, वो भी इमिट होगा एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से फर्दर ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जिसकी वजह से फर्दर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और एम्पलीफाई हो जाएगा। तो पहले क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट है कि मेल्ट हो रहा है आइस, उसकी वजह से और इम्पैक्ट होगा कि और CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, कि और फर्दर एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होगा।
तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट कुछ हद तक देखा जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट के जो अंडरनीथ जो आपका कार्बन सिक्वेस्टर्ड था वो भी अब एटमॉस्फेयर में आ रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब हम टिपिंग पॉइंट की तरफ रीच करें। टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस समय जो क्रायोस्फीयर के नीचे जितना भी CO2 CH4 सिक्वेस्टर्ड है वो भी अब एटमॉस्फेयर में रिलीज होना काफी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, आप ऐसे अब सोचिए। एयर पे तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इम्पैक्ट होगा, वाटर पे तो ओसनिक करंट्स पे इम्पैक्ट होगा, राइज इन सी लेवल होगा, रिवर्स वहीं से आता है। लैंड पे देखेंगे तो ये सनरेज को रिफ्लेक्ट करता है तो एल्बिडो काफी ज्यादा है। और फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि नीचे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके रखता है, और अगर वो ना करे, अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो वो कार्बन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकलेगा, जिससे फर्दर क्लाइमेट चेंज होगा। तो यही सातों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इलेबोरेट किया है। तो एटमॉस्फेयर पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वाटर बॉडी पे ओसनिक सर्कुलेशन का इम्पैक्ट, रिवर्स और राइजिंग सी लेवल। और अगर आप लैंड पे देखेंगे तो हीट बजट, क्योंकि एल्बिडो काफी ज्यादा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके रखता है। और ये क्लाइमेट चेंज का अब ज्योग्राफी का ऐसे क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट से इंटरलिंक टॉपिक है, तो क्लाइमेट चेंज आपको ज्योग्राफी के हर सवाल में दिमाग में आना चाहिए। और यह हर जगह मैप या फिर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायग्राम से भी इसी पॉइंट्स को आप कम स्पेस में कम टाइम में अगर इलस्ट्रेट कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर उस डायग्राम का कोई रोल नहीं रहेगा। कि ये दिखाने के लिए कि अच्छा अर्थ में नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, उसके वजह से आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, तो नहीं होगा। पॉइंट्स ज्यादा बढ़ाइए। और 7 मिनट में इतना कुछ आप लिख पा रहे हैं, फिर आप कुछ डायग्राम बना रहे हो तो अलग बात है, लेकिन वो भी डायग्राम वैल्यू एडिशन करना चाहिए। और एंड में मैंने बस केवल INDCs और पेरिस डील को सही से रिलीजियसली इंप्लीमेंट करना होगा, तभी क्लाइमेट चेंज रुकेगा, अदरवाइज क्रायोस्फीयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो बस क्या कर सकते हैं, तो बस हाँ, INDCs, पेरिस डील और क्रायोस्फीयर को कंजर्व करने की बात यहाँ पे कर दी मैंने। सो ये है, और इसका आपको रिटन आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।